बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया, दैट चैप्टर इज बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो आज हम उसकी प्रॉब्लम नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन को लास्ट तक देखना ताकि आपको इस कंसेप्ट की और इन चैप्टर की ना अच्छे से समझ में आ जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर है 11, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो हमेशा तीन चीजें आपने हमेशा इस टॉपिक को हल करते वक्त अपने माइंड में रखनी है। नंबर 1 कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हमें क्यों बनानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल आप नेस्ले कंपनी मतलब नेस्ले कंपनी के आप अकाउंटेंट हो, आपसे नेस्ले कंपनी ने ये पूछा कि हमें ये बताओ कि इस मंथ में हमें कितना हमारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है। तो आपके अकाउंटेंट ने कहा, उसने कैश बुक से देकर बोला, आपको पता है कैश बुक 3 कॉलम भी होती है जिसके अंदर एक कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम, डिस्काउंट का कॉलम, ठीक है ना। तो ये आपने पढ़ा भी हुआ है। तो उसने उसने आपको कैलकुलेशन करके बताया, कैश बुक से देखकर बताया। उसने कहा कि सर हमारे बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है 50,000 रुपया। लेकिन जब आपकी कंपनी ने, नेस्ले कंपनी ने अपने बैंक अकाउंट के अंदर, अपने बैंक के अंदर, HBL बैंक के अंदर कॉल की मैनेजर को, उनसे पूछा कि सर कितना पैसा हमारे नेस्ले कंपनी के अकाउंट में पड़ा हुआ है, उन्होंने कहा 40,000 पड़ा हुआ है, या उन्होंने कह दिया 60,000 पड़ा हुआ है, यानी कि 50,000 से या कम या ज्यादा अमाउंट बताई। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, नेस्ले कंपनी के माइंड में आ गया, उन्होंने कहा कि ये क्या बात हुई, अकाउंटेंट झूठ बोल रहा है या ये बैंक वाले झूठ बोल रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में ना वो क्या करेंगे, कंपनी वाले क्या करेंगे, वो अकाउंटेंट को कहेंगे कि एक पेज पर वो रीजंस लिखो, वो वजूहात लिखो जिसकी वजह से तुम्हारे मुताबिक हमारे बैंक में 50,000 है, बैंक कह रहा है हमारे बैंक में 40,000 है या 60,000 है। तो इसकी वजह क्या है, वो रीजंस लिख कर हमें बताओ। और वो रीजंस जिस पेज पर लिखी जाती है उसको कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। सीधी सी बात है, ठीक है ना। अब आपने नेक्स्ट जो चीज याद रखनी है वो है, एक होती है कैश बुक, एक होती है पासबुक। कैश बुक किसको कहते हैं, जब एक मंथ के अंदर हर रोज सेल होती है, पैसा आता है, हर रोज परचेज होती है, पैसा जाता है कंपनी से। तो वो जो रजिस्टर्ड मेंटेन करता है ना अकाउंटेंट, जिसको कैश बुक कहते हैं, वो जो रजिस्टर मेंटेन होता है जिसके अंदर 3 कॉलम होते हैं, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डिस्काउंट कॉलम, उसको कैश बुक कहा जाता है, ठीक है। उस कैश बुक के रजिस्टर के अंदर ये कंप्लीट मंथ के अंदर ये पता चल जाता है कि इस डेट को यहां से हमारा पैसा आया है हमारी कंपनी के अंदर, और यहां पर इस डेट को हमने पेमेंट की है, यानी कि पैसा गया है कंपनी के बाहर। अब पासबुक क्या होती है, पासबुक होती है कि जब कंपनी के अंदर पैसा आता है तो अकाउंटेंट तो अपने रजिस्टर्ड में यानी कि कैश बुक में रिकॉर्ड करता है, लेकिन वो ही उसी वक्त हमारा जो बैंक होता है ना, HBL बैंक, उसके अंदर जो बैंक मैनेजर है वो भी डायरेक्ट जब उस अकाउंट के अंदर, हमारे बैंक अकाउंट के अंदर यानी कि नेस्ले कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर, जब जब उस अकाउंट के अंदर पैसा बढ़ता जाता है या जब जब उस मंथ के अंदर उस अकाउंट के अंदर पैसा डिक्रीज होता जाता है, कम होता जाता है, जब हम पेमेंट करते हैं तो बैंक के अकाउंट के जरिए पेमेंट हुई ना, तो बैंक वाला भी अपने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में ना हमारी नेस्ले कंपनी के नाम से एक शीट बना रहा होता है वो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से, उसको कहते हैं पासबुक, उसको बैंक स्टेटमेंट भी कहते हैं। अब आपको यहां से पता चल जाएगा, जो पासबुक होती है वो सॉफ्टवेयर की फॉर्म में होती है, जो कैश बुक होती है वो क्या होती है, वो हमारा अकाउंटेंट अपनी सॉफ्टवेयर में भी रखता है, अपने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में भी रखता है, और उसको हार्ड फॉर्म में यानी कि प्रिंट फॉर्म में भी हमें प्रोवाइड कर सकता है, यानी कि वो हार्ड फॉर्म में होती है। ये दूसरी चीज आपने मेंटेन करी, मतलब समझ ली। तीसरी चीज और जरूरी चीज जो आपने समझनी है, याद रखें जब भी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो आपने कब कब चीजों को डेबिट करना है, वो यानी कि वो जो रीजंस हैं जिनकी वजह से बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बन रही है उसकी वजह से कब कब आपने डेबिट करना है चीजों को, कब कब क्रेडिट करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा, जब भी ना जब भी जब भी आपके कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा इंक्रीज होगा, याद रखिएगा हमेशा आप उसको डेबिट करेंगे, और जब भी पैसा बैंक अकाउंट से डिक्रीज होगा, जब भी जिन भी वजूहात की वजह से, तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट था, हर क्वेश्चन के अंदर मैं पहले आपको ये कंसेप्ट दूंगा ताकि आप स्टूडेंट्स को करने में बहुत ज्यादा बेनिफिट हो। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, पहले क्वेश्चन को साथ साथ स्टडी करेंगे और साथ साथ इसका सोल्यूशन देखेंगे। अब क्वेश्चन को रीडिंग करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकल असरटेन द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक।
ऑफ नवीद एंड को एज ऑन 31 मार्च 2017। अब एंट्री नंबर 1 देखिएगा, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, यानी कि अब पासबुक का आपको बैलेंस बताया गया है, ठीक है ना। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक एज ऑन 31 मार्च 2017 वाज 1,20,000 रुपया। यानी कि आपके बैंक में ना अभी बैलेंस पड़ा हुआ है 1,20,000। पीछे वाले क्वेश्चन में आपको कैश बुक का उसने बैलेंस दिया था, आप फिर गए थे पासबुक तक, अब आपको पासबुक का बैलेंस दिया, यानी कि आपके बैंक, आपके ना नेस्ले कंपनी को इतना पता है कि हमारे बैंक के अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा हुआ है 1,20,000। आपने ये देखना है कि अकाउंटेंट की कैश बुक में कितना पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखें स्टूडेंट्स, जब बैंक बैलेंस एज पर पासबुक है, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी कि मैं कुछ लिखने की बात ये कर रहा हूं, डेबिट क्रेडिट कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आपने इसको क्या समझना है, आपने इसको डेबिट नहीं समझना, आपने इसको क्रेडिट समझना है। क्योंकि सर आप कहोगे सर डेबिट समझना है, ये एसेट है बैंक का ये एसेट नहीं है, ये 1,20,000 रुपया जो नेस्ले कंपनी का पड़ा हुआ है ना बैंक के अंदर, ये बैंक के लिए लायबिलिटी है। क्योंकि मुस्तकबिल में जब भी कंपनी डिमांड करेगी कि भाई मुझे मेरे पैसे दे दो 1,20,000, तो बैंक के ऊपर ये फर्ज बनता है, ये ऑब्लिगेशन बनती है कि वो इसका पैसा इसको लुटाए। तो ये बैंक के लिए पैसा क्या है, बैंक के लिए ये लायबिलिटी है, इसलिए इसको क्रेडिट किया जाता है। आप स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता। तो अब आप क्या करेंगे, सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स जब भी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनाएंगे, सबसे पहले ऊपर आपने फॉर्मेट बनाना है, दरमियान में आपने पेज के दरमियान में लिखना है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, नीचे किस मंथ की बन रही है, तो उसने बताया होगा आपको क्वेश्चन के अंदर। तो इस क्वेश्चन में बताया एज ऑन 31 दिसंबर 2017, ये आपने लिखना है। नीचे आपने 3 कॉलम ड्रा करने हैं, पार्टिकुलर पहला कॉलम, दूसरा कॉलम डेबिट या क्रेडिट, और तीसरा कॉलम अमाउंट यानी कि रुपीज का। तो पार्टिकुलर में पहली एंट्री लिखें क्या, बैलेंस एज पर पासबुक, ये क्या था, क्रेडिट बैलेंस था, अभी मैं समझा के आया हूं। तो डीआर और सीआर के कॉलम में लिखेंगे सीआर, और अमाउंट के सामने आप क्या लिख देंगे, 1,20,000। नेक्स्ट एंट्री है चेक इशू इन द लास्ट वीक ऑफ 2017, मार्च 2017 was not presented for the payment टिल 31 मार्च 2017 रुपीज 30,000। आप स्टूडेंट समझें ये क्या है, बैंक में ना, बैंक में आपके, आपका, आप सॉरी बैंक कह रहा हूं, आपकी जो कंपनी है ना, उसने ना 30,000 का एक चेक इशू किया। याद रखो, मैं आपको एक बात बताऊं, जब इशू करने की बात हो ना, तो आप समझ जाएं कि आपकी कंपनी का कोई क्रेडिटर था, मतलब आपकी कंपनी ने क्या किया, उसको उससे उधार पर चीजें खरीदी ना, कोई भी चीजें हो सकती हैं, आपने फर्ज करना है, अपने माइंड को घुमाना है, जरा फर्ज करना है, सोचनी है चीजें। कंपनी ने उसको 30,000 रुपया दिया, उसको कहा कि 30,000 रुपया ना हमारे बैंक से जाओ, बैंक से जाकर हम, ये अकाउंट नंबर उसको दिया ना कंपनी ने कि जाओ हमारे बैंक से जाकर निकलवा लो। इशू करने का मतलब होता है निकलवा लो, लेकिन निकलवाना 31 दिसंबर 2000, सॉरी 31 मार्च 2017 तक, लेकिन वो 31 मार्च तक पहुंचा ही नहीं चेक को लेकर, जो उसको चेकबुक से चेक काट कर दिया था, लेकिन वो नहीं पहुंचा। तो इसका मतलब है ये अनप्रेजेंटेड चेक है। तो अनप्रेजेंटेड चेक आपको आपके सर बताते हैं हमेशा डेबिट होते हैं। क्यों डेबिट होते हैं भाई, रट्टा नहीं लगाना हमने, डेबिट इस वजह से होते हैं, मैंने आपको बताया। अब मुझे बताओ, क्या बैंक का आपका बैलेंस बढ़ा है या कम हुआ है, आपके बैंक का बैलेंस बढ़ा है या कम हुआ है। सर जी इंक्रीज तो नहीं हुआ, लेकिन मुस्तकबिल में ये क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल वो डेट के बाद जाके पहुंच जाता है, तो पैसे तो वो निकलवाएगा ना भाई, मुस्तकबिल में ये डिक्रीज होगा। तो ऐसी चीज सर, अभी तो ना इंक्रीज हुआ, अभी ना डिक्रीज हुआ, लेकिन मुस्तकबिल में क्या होगा, इस पॉइंट पर आ जाओ। मुस्तकबिल में वो डिक्रीज होगा ना, आपका बैंक में से 1,20,000 में से 30,000 रुपया मुस्तकबिल में जाएगा, मुस्तकबिल में जाएगा। तो इसका मतलब है मुस्तकबिल में जाना है, तो इसको क्या करो, इसको मुस्तकबिल में डिक्रीज हो, तो मैंने कहा था जब भी चीज डिक्रीज होनी है तो आपने उसको क्या करना है, अकाउंट डिक्रीज होना है, मुस्तकबिल में डिक्रीज होना है ना, तो अभी वो डिक्रीज नहीं हुआ, तो आपको इसको डेबिट करना होगा, आपको इसको क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो अब हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप इसको क्या करोगे, पार्टिकुलर्स में लिखोगे अनप्रेजेंटेड चेक, ये लफ्ज आप यूज कर सकते हो, अनप्रेजेंटेड चेक, ठीक है ना। तो डीआर और सीआर के कॉलम में आप डीआर लिखोगे। क्यों डीआर लिखोगे, मैं दोबारा से बता देता हूँ, क्योंकि आपका जो क्रेडिटर है ना, अभी बैंक में पैसा लेकर, अभी बैंक में चेक लेकर नहीं पहुंचा, तो मुझे जस्ट ये बात बता दो, आपका बैंक अकाउंट अभी बढ़ा है कि डिक्रीज हुआ है, अभी बढ़ा है या कम हुआ है। सारा बढ़ा भी नहीं कम भी नहीं हुआ, लेकिन अभी तक वो बढ़ा ही है, इनडायरेक्टली वो अभी तक हमारा इंक्रीज ही है। तो इंक्रीज ही है ना, मुस्तकबिल में डिक्रीज होगा, मुस्तकबिल को ना सोचो। चलो
आप क्या करो, आप अभी सोचो सर अभी तो इंक्रीज ही है, अभी नहीं डिक्रीज हुआ, तो अभी इंक्रीज ही है। तो मैंने कहा था आपको, अभी पीछे बता के आया था जब मैं क्वेश्चन पढ़ने से पहले, मैंने कहा था अगर इंक्रीज होगी ना बैंक, हमेशा अगर हमारा इंक्रीज होगा बैंक बैलेंस तो अब हमेशा हम उसको डेबिट करेंगे, जब डिक्रीज होगा तो तब हमेशा हम उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक हो गया, अभी इंक्रीज ही है तो आप इसको डेबिट करो और रुपीज में अमाउंट लिखो कितनी 30,000। अब क्रेडिट में से डेबिट माइनस करो, क्रेडिट वाली अमाउंट है 1,20,000, उसमें से माइनस किया 30,000 तो आया 90,000, 90,000। तो साइन कौन सा साथ लगाओगे, बड़ी अमाउंट के साथ जो साइन होगा वो है सीआर का, तो सीआर आपने लिख दिया 90,000 से। नेक्स्ट एंट्री नंबर 3 देखिएगा, चेक पेड इनटू बैंक ऑन 26 मार्च 2017 बट नॉट कलेक्टेड ऑन 31 मार्च 2017 रुपीज 18,000। समझिएगा इस बात को। अब कलेक्टेड की बात आ गई है ना, पेड की भी बात आ जाए, कलेक्टेड की बात आए, तो ये आपके अनकलेक्टेड चेक के हैं स्टूडेंट्स, ये आपके अनकलेक्टेड चेक के हैं। कैसे सर, ये इस ऐसे कि आपका, आप कंपनी नेस्ले हो ना, आपका कोई डेटर था, उससे कंपनी को पैसा मिला, लेकिन कंपनी ने जाके अपने बैंक के अंदर ना, अपने अकाउंट के अंदर इस पैसे को डिपॉजिट करवाया ना, 26 तारीख को लेके गया हमारा अकाउंटेंट कि ये 18,000 रुपए का चेक है, इसको कर दें जरा, हमारे अकाउंट को जरा बढ़ा दें, मतलब पैसा आया हमारे अकाउंट को, जरा ये करें, इंक्रीज तो करें हमारे अकाउंट को। लेकिन हुआ क्या, आपको पता है जब चेक जाता है ना बैंक में, तो बैंक के अंदर उसको 3 4 5 दिन लग जाते हैं। कैसे कि पहले उसने क्लियर होना होता है, फिर मुख्तलिफ सिचुएशन से, मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजर करना, वो फिर ऐड होता है आपके अकाउंट के अंदर। तो अब हुआ क्या, 4 5 दिन लग गए, लेकिन 31 मार्च तब तक गुजर चुका था। तो अब तब तक क्या हुआ, हमारे बैंक के अंदर पैसे बढ़ने थे, लेकिन अभी तक हमारा बैंक अकाउंट नहीं बढ़ा, अभी तक हमारा बैंक अकाउंट नहीं बढ़ा। लेकिन देखो बढ़ना तो था ना, बढ़ना तो था, लेकिन अभी तक तो नहीं ना बढ़ा। तो आप था को छोड़ो, पास्ट को छोड़ो, प्रेजेंट में रहो, तो अभी तक हमारा बैंक अकाउंट नहीं बढ़ा, जो कि बढ़ना चाहिए था, तो नहीं बढ़ा। तो आप अभी तक हमारा बैंक अकाउंट डिक्रीज बैलेंस शो कर रहा है या इंक्रीज बैलेंस शो कर रहा है, ज्यादा पैसा शो कर रहा है या कम पैसा शो कर रहा है, कम पैसा शो कर रहा है, क्योंकि बढ़ना चाहिए था, तो इस वजह से हम इसको क्रेडिट करेंगे। समझ आई मेरी बात? तो अब सॉल्यूशन के ऊपर मूव ऑन करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स आप सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, पार्टिकुलर्स में आप लिखोगे अनकलेक्टेड चेक, डेबिट और क्रेडिट में आप लिखोगे सीआर, क्योंकि आपका बैंक बैलेंस अभी तक डिक्रीज ही शो हो रहा है, तो इसलिए आप लिखोगे सीआर। तो अनकलेक्टेड चेक हमेशा क्रेडिट ही होते हैं। अमाउंट कितनी आएगी, अमाउंट के कॉलम में 18,000, तो अब 90,000 जो कि आपको ऊपर क्रेडिट बैलेंस हो रहा है, उसमें नीचे वाला भी क्रेडिट है, तो क्रेडिट में क्रेडिट हमेशा ऐड होता है, तो ऐड करें 90,000 में 18,000, तो आपके पास आएगा 1,08,000 रुपया। साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी अमाउंट के साथ है, वो है सीआर का। नेक्स्ट एंट्री नंबर 4 देखें, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट वाज क्रेडिटेड इन द पासबुक 3,000 बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक ऑन 31 मार्च 2017। यानी कि हुआ क्या, एक इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट था। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट का मतलब होता है कंपनी ने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की थी और वहां से कंपनी को पैसा मिला, और पैसा डायरेक्ट कंपनी के ना, उस बंदे ने कंपनी के बैंक अकाउंट में ना डायरेक्टली पैसा जो है ना डिपॉजिट करवा दिया। तो बैंक तो उसको क्रेडिट करेगा ना, क्योंकि बैंक उसको क्रेडिट इस वजह करता है, इस वजह से करता है, बैंक की लिबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि बैंक के अंदर जैसे जैसे पैसा बढ़ता जाएगा, समझे बैंक की लिबिलिटी जो है ना इंक्रीज होती जा रही है, उतना ही पैसा मुस्तकबिल में ना बैंक ने कंपनी को लुटाना है। ठीक है, अब हुआ क्या, हुआ ये कि कैश बुक में एंट्री नहीं की। अब इस बात को समझिए, जब बैंक के अंदर पैसा आया, ये 3,000 रुपया जब बैंक के अंदर आया, तो मुझे जस्ट इतनी बात बता दें, क्या कंपनी के बैंक अकाउंट में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? इंक्रीज होगा, पैसा आया, जमा कर दिया, बैंक ने जमा कर दिया, कैश बुक में नहीं लिखा गया, वो हमारे अकाउंटेंट ने नहीं लिखा, लेकिन बैंक में तो बढ़ गया पैसा, बैंक में पैसा बढ़ गया। तो पैसा बढ़े तो मैंने कहा था हमेशा डेबिट करना है, वो जैसे अनप्रेजेंटेड चेक होते हैं, पैसा बढ़े तो हमेशा क्या करना है, आपने डेबिट करना है। तो सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब पार्टिकुलर्स में आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिटेड कितना, डेबिट और क्रेडिट में लिखेंगे डीआर, कंसेप्ट पीछे बता दिया आपको, और अमाउंट में लिखेंगे 3,000। तो 1,08,000 में से आप माइनस करें 3,000, तो आपके पास पीछे आएगा कितना, अमाउंट आ जाएगी 1,05,000 रुपया, और साइन आएगा बड़ी रकम वाला। बड़ी रकम कौन सी थी, 1,08,000, तो उसके साथ सीआर लिखा हुआ है, तो आप सीआर लिखोगे साथ। नेक्स्ट सेकंड लास्ट एंट्री देखें, अ कस्टमर पेड इन टू द बैंक रुपीज 22,500 डायरेक्टली
एज अपीयर्ड इन दी पासबुक बट नॉट एंटर्ड इन दी कैश बुक। यानी कि हुआ क्या, बात को समझिएगा। पासबुक में एंट्री हो गई है, यानी कि एक कस्टमर था कंपनी, नेस्ले कंपनी का, उसने डायरेक्टली पैसा जमा करवा दिया नेस्ले कंपनी के बैंक अकाउंट में 22,500, और पासबुक में उसने शो कर दिया। पासबुक कौन मेंटेन करता है? बैंक। बैंक के सॉफ्टवेयर के अंदर, बैंक के जो सॉफ्टवेयर है ना कंप्यूटर के अंदर, उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो उसने अकाउंट बनाया हुआ ना बैंक ने नेस्ले कंपनी का, उसके अंदर पैसा जमा कर लिया है। लेकिन हमारे अकाउंटेंट साहब ने अपनी कैश बुक में नहीं जमा किया। तो हमारे अकाउंटेंट साहब को छोड़ें, हम अपने बैंक अकाउंट में देखते हैं क्या पैसा जमा हो चुका है। जी, कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट करवा दिया, कस्टमर ने जाकर ही पैसा जमा करवा दिया एचबीएल बैंक में, नेस्ले कंपनी का अकाउंट में जमा करवा दिया। तो बताएं, नेस्ले कंपनी का अकाउंट इंक्रीज हो गया कि नहीं? अभी हो गया इंक्रीज। तो पैसा अगर जब भी अकाउंट इंक्रीज हो जाए ना, आपने डेबिट करना है, अकाउंट डिक्रीज हो आपने क्रेडिट करना है। तो सोल्यूशन पर मूव ऑन करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स सोल्यूशन में आप क्या करेंगे? पार्टिकुलर्स में लिखेंगे अमाउंट डायरेक्टली पेड बाय कस्टमर। सिंपल सी बात है। डेबिट और क्रेडिट में क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। रुपीज में क्या लिखेंगे? 22,500। अब ऊपर क्या है? क्रेडिट में लिखा हुआ है 1,05,000, उसमें से ये माइनस करें, क्योंकि साइन अब डिफरेंट आ गई ना, ऊपर क्रेडिट है नीचे डेबिट है, तो माइनस करना पड़ेगा आपको। ऊपर डेबिट होता नीचे क्रेडिट होता तो फिर भी माइनस ही करना पड़ना था आपको। जब साइन दोनों बराबर आ जाए फिर जमा करना है, जब ऑपोजिट साइन आ जाए फिर माइनस करना है। तो 1,05,000 में से 22,500 माइनस किया तो आता है 82,500। तो साइन कौन सा आएगा? जो बड़ी रकम के साथ साइन था वो था 1,05,000 के साथ क्रेडिट का, तो आपने क्रेडिट का साइन यूज कर लेना है। लास्ट एंट्री है डिविडेंड मनी ₹12,000 ऑन द शेयर held by Naveed and Co received directly by the bank on 29th March 2017, but the intimation was sent to them on 2nd अप्रैल 2017। हुआ क्या? एक डिविडेंड अमाउंट से, डिविडेंड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? आपको अभी नहीं पता, बीकॉम पार्ट 2 में आपको पता चलेगा। डिविडेंड भी एक्चुअल में ना कंपनी के लिए ना इनकम ही होती है, बस ये बात अपने माइंड में रख लें, ठीक है? तो ये कंपनी के लिए इनकम है, डायरेक्टली डिपॉजिट हो गया उसके बैंक अकाउंट में। कितनी? 12,000। तो बैंक अकाउंट बढ़ा कि कम हुआ? इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ? बैंक अकाउंट बढ़ा है। लेकिन एंड पे उसने कहा कि इस चीज की इंफॉर्मेशन ना जाकर कंपनी को कब मिली? कंपनी के अकाउंटेंट को ना आउट ऑफ डेट मिली। कंपनी का अकाउंटेंट को पता चला कब? वो 2 अप्रैल को जाकर पता चला, ठीक है ना? तो अब उससे कोई लिंक नहीं है, हमारा बैंक अकाउंट बढ़ा है कि कम हुआ है? अभी अभी हमारा बैंक अकाउंट बढ़ गया है तो डेबिट करेंगे। सोल्यूशन पर चलते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे? पार्टिकुलर्स में लिखेंगे डिविडेंड जो रिसीव हुआ है, ठीक है? इंग्लिश यही लिखेंगे जो मैंने यूज किया। अब डेबिट और क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे आप डीआर, और अमाउंट में लिख देंगे कितना? 12,000। अब ऊपर है सीआर कितना? 82,500, उसमें से डीआर माइनस करें, ऑपोजिट साइन आ गया तो डीआर माइनस करें 12,000 तो आएगा 70,000, 70,500। ये क्या आएगा? ये आएगा साइन कौन सा है? ऊपर साइन है बड़े वाला। बड़े वाला साइन क्या है? बड़े वाली अमाउंट के साथ क्या साइन है? सीआर। लेकिन अब यहां पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब ये जो 70,500 है ना, ये आपके कहां पर पड़े हुए हैं? ये इसको कहेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। सर जी क्यों कहेंगे इसको? इस वजह से कहेंगे क्योंकि हमें उसने क्वेश्चन में दिया हुआ था कि नेस्ले कंपनी को ये तो पता है कि उसके बैंक के अंदर बैंक मैनेजर ने कहा कि सर आपके बैंक अकाउंट में ना 1,20,000 पड़ा हुआ है, लेकिन हमारा अकाउंटेंट हमें कहता है सर आपके पास तो, हमारे पास तो 70,500 पड़ा हुआ है। यानी कि डिफरेंस आ गया। और ये दोनों अमाउंट में डिफरेंस क्यों आया था? ये दरमियान में जो आपने 6 एंट्रीज की है ना, इनकी वजह से ये फर्क आया है। हमारा अकाउंटेंट कहता है सर मेरे मुताबिक हमारे बैंक में 70,500 है, लेकिन हमारा बैंक मैनेजर हमें कहता है नहीं आपके तो बैंक के अकाउंट के अंदर 1,20,000 है। तो दरमियान में जो डिफरेंस आया है ना, फर्क आया है, जिन जिन वजूहात की वजह से, वो ये 6 चीजें हैं जिनकी वजह से फर्क आ रहा है, ठीक है ना? इनमें कसूर ना किसका है? मैनेजर का है, मतलब बैंक मैनेजर का है, ना ही अकाउंटेंट का है। ये आप कहोगे सर ये क्यों? ये हायर लेवल की बात है, आपको अभी इस लेवल पर ना समझ में नहीं आएगी, तो आप यहाँ तक ही रखें। आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। आई होप सो आपको ये चीजें समझ में आए होंगे। क्वेश्चन अगर फिर भी आपको डिफिकल्ट लगा हो, कोई इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्यूरी हो, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, लाजमी पूछिएगा। तो स्टूडेंट्स इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। ये आपसे समझ लें कि एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं ज़्यादा कहता नहीं, लेकिन फिर भी आपको कहना पड़ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।